आज का हमारा टॉपिक है टॉर्शन। जैसा कि आप को पता है, कर्वेचर हमारे पास बेंडिंग ऑफ द कर्व का नाम है। कर्वेचर, बेंडिंग ऑफ द कर्व, it measures bending of the curve. टॉर्शन फिजिकली हमें बता रहा होता है कि ट्विस्टिंग ऑफ द कर्व, ट्विस्टिंग ऑफ द कर्व। हमने प्रीवियसली बात की थी कि कर्वेचर कैसे आपको बेंडिंग ऑफ द कर्व बताता है कि किसमें किसी कर्व में कितना बेंड है। जो टॉर्शन है ये हमारे पास है कि कर्व में कितना ट्विस्ट है। ओके, इसको आप इसकी डेफिनेशन देखिए टॉर्शन की। टॉर्शन की डेफिनेशन में शामिल होता है, इसके लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो टाउ है, और इसकी डेफिनेशन में शामिल होता है डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस, और इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है एन यूनिट वेक्टर से। यहाँ पर आपको याद होगा बी यूनिट वेक्टर हमारे पास बाय नॉर्मल वेक्टर है, और बाय नॉर्मल वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर is the unit normal vector, unit normal वेक्टर है। जब इन दो क्वांटिटीज का डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस का जब डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर से लिया जाएगा तो हमें टॉर्शन मिल रहा होगा। ये नेगेटिव साइन ट्रेडिशनली हम ऐड करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्शन और क्लॉकवाइज टॉर्शन को बताने के लिए। ट्रेडिशनली इसका कोई सच फिजिकल मीनिंग हमारे पास नहीं होता है। तो इसका प्रूफ हम करेंगे कि कैसे टॉर्शन का ये फार्मूला हम फाइंड करेंगे। प्रूफ, हमें पता है कि बी यूनिट वेक्टर बाय नॉर्मल यूनिट वेक्टर टी क्रॉस एन यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। अगर कोई कर्व है, कोई कर्व है, इस कर्व पे एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा और इसी कर्व पे एक नॉर्मल वेक्टर होगा। मुझे ये 90 डिग्री पे बनाना होगा। और ये हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। जब आप ऐसे दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिल रहा होगा जो कि आउट ऑफ द प्लेन होगा, टी और एन के नॉर्मल होगा, जो कि कहलाएगा बी यूनिट वेक्टर। ओके, तो हम दो यूनिट वेक्टर हों या दो वेक्टर्स अगर हों हमारे पास मैथमेटिक्स में, तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ सकता है। नया वेक्टर हम क्रॉस प्रोडक्ट से बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस। बी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ हम लेंगे इक्वल्स डी बाय डी एस टी क्रॉस एन यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस क्रॉस एन यूनिट वेक्टर प्लस टी यूनिट वेक्टर क्रॉस डी एन यूनिट वेक्टर डी एन यूनिट वेक्टर बाय डी एस। आपने ये याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपने टी यूनिट वेक्टर का और एन यूनिट वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना होगा तो इनको इसी ऑर्डर में आपने डेरिवेटिव लेना है। यानी कि आप ऐसे नहीं लिख सकेंगे टी यूनिट वेक्टर, ये गलत हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ऑर्डर चेंज नहीं करना है। यहाँ आके आप देखिए कि
n unit vector has the same direction as dt unit vector by ds। इसका क्या मतलब है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? आप याद रखिए कि जब r का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको dr बाई dt मिल रहा होता है, और r का मैग्नीट्यूड हमने सीखा है कि वो अगर कांस्टेंट हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होगा। इसी तरह से t यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है, ये वन है हमारे पास, वन इज कांस्टेंट। ओके, तो इसका मतलब है कि t यूनिट वेक्टर डॉट t यूनिट t यूनिट वेक्टर डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस, या विद रिस्पेक्ट टू s ले लें या t ले लें, ये जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये आपस में हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। और अगर ये 90 डिग्री पे हैं तो इसका मतलब है कि जब t यूनिट वेक्टर का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको एक वेक्टर इस किस्म का मिल रहा है, ये वाला वेक्टर डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस है हमारे पास। अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब है कि डी टी यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर इनकी डायरेक्शन एक है, क्रॉस प्रोडक्ट इनका जीरो होगा, तो ये टर्म हमारे पास जीरो आ जाएगी। इसकी ये रीजन हमारे पास है, जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो आप उसकी टिप से, वेक्टर की टिप से एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, और ये वेक्टर आप देख रहे हैं पर्पल पर्पल कलर में हमारे पास n यूनिट वेक्टर है, और ग्रीन कलर में डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस है, और ये एक डायरेक्शन में है तो ये जीरो आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस आ जाएगा टी क्रॉस डी एन यूनिट वेक्टर बाय डी एस, यानी कि हमने इसको जीरो रख दिया और ये टर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखेंगे, वो ये है कि जब b यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ये याद रखना है कि जो b यूनिट वेक्टर है ये n यूनिट वेक्टर और t यूनिट वेक्टर के 90 डिग्री पे है। तो जब आप b यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे, b यूनिट वेक्टर क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जब भी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये जीरो आ रहा होगा, यानी कि b यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस के। okay? तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे b यूनिट वेक्टर का, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये डेरिवेटिव इस तरफ होगा या ये हमारे पास डेरिवेटिव इस तरफ होगा, यानी कि ये चॉइस है डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस के लिए, या ये चॉइस है क्योंकि इसने 90 डिग्री पे ही रहना है। तो 90 डिग्री पे यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। लेकिन आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि डी बी यूनिट वेक्टर, जब भी आप किसी भी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे तो कनकेव साइड पे यूनिट नॉर्मल जब लेंगे तो डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस को भी आपने कनकेव साइड पे लेना होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि n, अब आप देख रहे हैं कि n यूनिट वेक्टर और db यूनिट वेक्टर बाय ds ये आपस में पैरेलल हैं। लेकिन उससे पहले एक स्टेप भी आप देख लें कि जब भी आप दो वेक्टर्स हों, ये एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, ये दूसरा वेक्टर हमारे पास b वेक्टर है, तो जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, a क्रॉस b वेक्टर जब आप लेंगे तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिल रहा होगा c वेक्टर, और वो c वेक्टर इस प्लेन इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो इसका मतलब है कि c ए के भी परपेंडिकुलर है और सी बी के भी परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि अगर दो वेक्टर्स, अगर ये ए हो और ये बी हो और ये सी हो, तो इसका मतलब है कि ए जो है ये ऑर्थोगोनल है सी के, यानी कि टी यूनिट वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू
डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस। ठीक है, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है, इसके टी यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल है डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस के, तो डी बी यूनिट वेक्टर, जैसा कि अभी हमने देखा है कि डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस ये ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल टू बी यूनिट वेक्टर। अगर डी बी यूनिट वेक्टर है ऑर्थोगोनल डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस ऑर्थोगोनल है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये ऑर्थोगोनल है बी यूनिट वेक्टर के, तो इसका मतलब ये होगा, और डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस अगर ऑर्थोगोनल है टी यूनिट वेक्टर के, तो इसका मतलब ये होगा कि डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस is orthogonal to the plane of B and T यूनिट वेक्टर। दोबारा देख लें आप इसको, हमारे पास डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस ऑर्थोगोनल है बी यूनिट वेक्टर के, डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस ऑर्थोगोनल है टी यूनिट वेक्टर के, जैसा कि इस लॉजिक से हमने देखा है, इस लॉजिक से कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि डी बी टी और बी की जो प्लेन बन रही होगी उसके भी ये ऑर्थोगोनल होगा। In other words, dB unit vector by ds is parallel to n unit vector। और अगर dB यूनिट वेक्टर बाय ds आपस में पैरेलल हैं, जो कि फिगर में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपस में ये dB यूनिट वेक्टर बाय ds है और ये हमारे पास n यूनिट वेक्टर है, यानी कि अगर ये ऐसे हैं तो ये आपस में पैरेलल हैं। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास माइनस टाउ n यूनिट वेक्टर आ रहा होगा। पैरेलल हैं तो ये जो टाउ है ये हमारे पास एक स्केलर नंबर है, और नेगेटिव साइन हम ट्रेडिशनली यहाँ पर ऐड करते हैं। द स्केलर tau is called the torsion। अब टॉर्शन को अगर हम अलग करना चाहें तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए n यूनिट वेक्टर के साथ, डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस माइनस टाउ n यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, और टाउ है माइनस n यूनिट वेक्टर डॉट डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस। ये हमारे पास टॉर्शन का फार्मूला आ गया है। यहाँ से आप ये नोट कीजिए कि टॉर्शन तभी आपको मिल रहा होगा जब बी यूनिट वेक्टर मिल रहा होगा। अगर बी यूनिट वेक्टर कर्व में नहीं है, यानी कि ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्टिंग कर्व में नहीं है, तो टॉर्शन हमारे पास जीरो होगा। ओके, तो यहाँ से, और इसके दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बी यूनिट वेक्टर हमारे पास ना हो, वैसे भी टॉर्शन हमारे पास जीरो हो सकता है जब बिल्कुल ही ट्विस्ट ना हो रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।